Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 6 टू लेकर के क्लास 8 तक की एसएसटी सीटेट पेपर 2 का सिलेबस हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी के सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं क्लास 8 के, वो भी 2 दिन में हो जाएंगे। रही बात पॉलिटी की, तो 6 क्लास की पॉलिटी पूरी डन हो गई है। 8 क्लास की पॉलिटी का ये 5th चैप्टर है, ये भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बस एक रिमेनिंग क्लास 7th की पॉलिटी बचती है। क्लास 7th की पॉलिटी अगर 8th की कवर कर लिए तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं। मेरी टेंशन है, मैं किसी तरह कंप्लीट करवा दूंगी। बात यह है कि मेरे इस चैनल पे अराउंड 3000 बच्चे हो आप लोग, ठीक है, जिसमें बहुत कमी है अदर्स, वरना सब सीटेड वाले हैं, ठीक है। अब बात यह है कि मुझे 0% रिस्पॉन्स मिल रहा है इन वीडियोज़ पे जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ। बट पढ़ा क्यों रही हूँ? पढ़ा इसलिए रही हूँ कि अगर एक कैंडिडेट भी ये सीरीज़ को फॉलो कर रहा है उसका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। मुझे आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, नो लाइक्स नो शेयर, बट कोई बात नहीं, मैं अपने मर्ज़ी से करा रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई एक बच्चा भी देख रहा है ना, तो उसका आराम से हो जाएगा। अब रही बात, आप बार बार मेरे से पूछते हो कि मैम PYQ कर लें, क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब आप खुद जानते हो कि PYQ करने से नहीं होगा, कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि PYQ से हो जाएगा? आप सभी को पता है 6 to 8 में NCERT आता है। NCERT कैसे आप कंटेंट से करोगे? आप ना मानो तो एक पेपर उठा के देख लो, अगस्त वाला एसएसटी का उठा लो, ठीक है, उसे सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी मैंने उठाया था तो मैंने कंटेंट पढ़ा है तो मैं सॉल्व कर पाई थी, ठीक। अगर मुझे कंटेंट नहीं पता होता, बुक्स मैंने नहीं पढ़ाई होती या पढ़ी होती, तो मैं नहीं बता पाती कि पहले भी हमने ना पढ़ी होती तो मैं ना सॉल्व कर पाती। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। मैं बार बार वही चीज़ स्टार्टिंग से ही बोलती आई हूँ, बट स्टिल आप लास्ट में भी वही एग्ज़ाम के टाइम पूछते हो, मैम PYQ से हो जाएगा। भाई पेपर, ये कंटेंट पढ़ने के बाद PYQ लगाए जाते हैं, पहले PYQ लगा के कैसे कर सकते हो ना, ये वाली बात है। देखिए, समझिए, चैप्टर है आपका ये न्यायपालिका, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है, न्यायिक व्यवस्था क्या है हमारी, ठीक है। आप सभी जानते हो कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और स्वतंत्र है, इस पे किसी चीज़ का किसी भी बाहरी कोई दबाव नहीं है। और इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ेंगे? फौजदारी दीवानी कानून पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे 1 by 1। तो देखिए, यहाँ बोला गया है, सबसे पहले तो यहाँ यही बताया गया है कि आपके देश भर की अदालत द्वारा किए जा रहे कामों की झलक लेनी होगी। तो ये नहीं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं कि हमारे न्यायपालिका क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। आप आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच का कोई अंतर बताइए, ठीक, जो इस चैप्टर में मिलेगा। यहाँ से हम डिस्कस करते हैं न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि देखिए, राज्य के 3 अंग में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। हम बोल सकते हैं 3 अंग में शक्तियों को बांटा गया है, और वे शक्ति क्या करती हैं? अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर अपने अपने लेवल का कार्य करती हैं, फिर वो आपस में भी एक दूसरे पे नियंत्रण रखती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं ये न्यायपालिका की भूमिका क्या है। ओके, तो देखिए, राज्यों के बीच जैसे अदालत के बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है, और वो ये भी तय करती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पानी की 2 राज्यों के बीच में बंटवारे को लेकर के विवाद है, तो उस पर भी वो फैसला देती है, ठीक है। किसी अपराध के लिए फैसला देती है, न्यायपालिका की बात हो रही है कि न्यायपालिका क्या करती है, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का निपटारा करती है और न्यायिक समीक्षा भी करती है, ठीक है। अब विवादों का निपटारा कैसे करती है? जैसे
न्यायिक व्यवस्था जो है हमारी नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकार या फिर केंद्र व राज्य सरकार के बीच जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको हल करने की क्रियाविध मुहैया कराती है। ठीक है, कि आप कैसे इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये बात है न्यायिक समीक्षा की, जो आपके सीटेट में भी पूछा गया है कि ये न्यायिक समीक्षा क्या है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा वो है कि मान लीजिए संविधान की व्याख्या का अधिकार क्या है, न्यायपालिका को दिया गया है। ठीक, संसद पूरे देश के लिए क्या करता है, कानून पारित करती है। फिर अगर उसमें मान लीजिए न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कोई भी नियम उसके आधारभूत ढांचे, उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, या फिर उस स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, डिसफॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, तो क्या करेगी न्यायपालिका, क्या कर सकती है, उसे रद्द भी कर देगी और उसे रद्द कर सकती है। बेसिकली यही बात है, इसी को हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा करना। ठीक है, ये न्यायपालिका का काम है, विवादों का निपटारा भी न्यायपालिका का काम। ठीक, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये भी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यह है कि मौलिक अधिकारों का अगर मान लीजिए उल्लंघन हुआ है तो क्या करते हैं सर्वोच्च, तो अगर किसी देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, क्लास 7th में एक चैप्टर है, अभी हमने पढ़ाया तो नहीं है, बट उसमें ये है हकीम शेख थे जो कि खेतिहार थे, और वो चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे, और जब अस्पतालों में गए तो उनका इलाज करने से इनकार कर दिया गया, तो उससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, इस मामले की सुनवाई बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, जीवन का अधिकार है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का जीवन का मौलिक अधिकार दिया है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, मतलब जीवन का अधिकार है ना, तो उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। उसका रिजल्ट ये होता है कि न्यायालय ने क्या किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश ये दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हकीम शेख जो थे उनको नुकसान का मुआवजा दे, मतलब जितना उनका नुकसान हो उस हिसाब से उनको मुआवजा मुहैया कराए। और सरकार को ये भी आदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और आपातकालीन जैसी ऐसी कोई स्थितियां हो जाएं, इसमें रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ सर्वोच्च न्यायालय की अपने। तो देखिए ये अगर आप ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग आप सभी को दिख रही होगी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, अगर बात करें तो पहले क्या था, ये वाली पहले ये बिल्डिंग नहीं थी। ठीक, जब ये बिल्डिंग नहीं तो संसद भवन के जब ये बिल्डिंग नहीं थी तो संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ये कार्य हुआ करते थे, है ना। फिर 1958 में क्या हुआ, ये पर्टिकुलर ये बिल्डिंग या इमारत इसको आप बोल सकते, इसकी स्थापना हुई, तब यहाँ पे तब से कार्यरत है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, इस स्थापना 26 जनवरी 1950 इस इमारत की स्थापना इतने में की गई। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका का। देखिए, इस स्वतंत्रता का पहलू होता है कि शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा क्या होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि संविधान की एक बुनियादी पहलू होती है, मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे कि सरकार की अन्य शाखाएं हैं, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। ठीक है, अदालत क्या कर सकती है, सरकार के अधीन नहीं होती, अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती, ना तो सरकार के अधीन होती है, ना वे सरकार की ओर से काम करती हैं अदालतें। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार की अन्य कोई शाखाएं का दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को, मतलब अगर न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाता है ना, तो उसे पद से हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जिसमें देखिए शक्तियों का बंटवारा आप सभी को पता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो शहर तहसील लेवल पे इस पे काम करेगी, हाई कोर्ट राज्य के लिए, है ना, एक राज्य के लिए, कभी कभी तो दो राज्यों की एक होती है ना। और अगर हम बात करें
सुप्रीम कोर्ट की तो देश की सबसे बड़ी है, ठीक है। देश का मुख्य न्यायाधीश यहाँ बैठते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया जिसे हम बोलते हैं, है ना। और ये है। नाउ अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की हम बात करें, भारत में अदालतों की संरचना, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालत हैं। निचली अदालत पे बहुत सारी अदालतें हैं, निचले स्तर पे बहुत सारी अदालतें हैं, ठीक है। सबसे ऊपर पर केवल एक अदालत है, जिस अदालत से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं, ठीक है। सबसे निचली अदालत हम जिला अदालत बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब ये अदालत आमतौर पर क्या करती है, जिला या तहसील के स्तर पर, किसी शहर में जिला या तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, आपकी जिला या तहसील लेवल पे काम करेगी। सबसे निचले स्तर की आप बोल सकते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सबसे निचले स्तर की जिला या तहसील लेवल पे काम करती है, बहुत तरह के मामलों की सुनवाई भी करती है, और प्रत्येक राज्य में बटा होता है, और हर जिले में क्या होता है, हर जिले में एक न्यायाधीश भी होता है, और फिर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। वो राज्य के अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, वही उच्च न्यायालय उस पर्टिकुलर राज्य का, ठीक है। उच्च न्यायालय से भी सबसे ऊपर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे अगर आप बात करो, ठीक। देश की सबसे बड़ी अदालत अगर हम पूछे तो यही होती, देश की सबसे बड़ी अदालत जो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं, ठीक। ये सब हम जानते ही हैं। अब ऐसे शक्तियों का बंटवारा आप कर सकते हो कि कौन पहले आएगा, कौन दूसरे नंबर, कौन थर्ड नंबर पे। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया रखा है फैक्ट, तो आप देख लिए। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में हुई थी, जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में ये 3 प्रेसिडेंट शहर थे 1862 में। फिर क्या हुआ, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि बहुत सारे राज्य के अपने हैं, कुछ के सम्मिलित भी है। पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय, हैदराबाद। ये लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाने वाला है। देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऊपरी अदालत के फैसले क्या होंगे, नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ेंगे, ठीक है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। निचली अदालत तो ऊपर जा सकती है, बट अगर ऊपर कोई फैसला ले लिया गया है तो उसे मानना पड़ता है निचली अदालतों को, ठीक है। अपील की व्यवस्था को अगर हम समझें तो एक मुकदमे पर विचार करें। एक ये पर्टिकुलर मुकदमा है जो कि यह राज्य दिल्ली प्रशासन, ये इनका मुकदमे के बारे में बताया गया है। लक्ष्मण कुमार एवं अन्य, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स का है मुकदमा, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा था इन्होंने अपना मुकदमा, ठीक है। 1980 क्या हुआ था इसमें, ये हुआ था 1980 में फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने, क्या हुआ था, 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह हुआ था इनका, ठीक है। फिर क्या हुआ था, दिल्ली में एक फ्लैट में ये लोग रहते थे, लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी वहाँ रहते थे। फिर 2 दिसंबर 1980 को सुधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो जाती। तो सुधा के घर वालों को ऐसा लगता है कि दहेज या फिर किसी और की वजह से, तो उनके घरवालों को ऐसा लगता है कि सुधा के घरवालों को अदालत में मुकदमा वो दायर कर देते हैं। अब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों ने भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे थे। वहाँ उन्होंने देखा था कि सुधा की साड़ी से आग की लपट उठ रही थी और सुधा को कंबल, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि उसके घरवालों को लग रहा था कि उसे दहेज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसके घरवालों ने ही की वजह से उसकी मौत हुई है, ठीक। फिर क्या होता है,
उसकी साड़ी में आग लग रही थी, ये सब यही बताया था इन्होंने। अदालत में ने क्या किया, लक्ष्मण, उसकी माँ और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार करके तीनों को मौत की सजा सुना दी। फिर क्या होता है कि उच्च न्यायालय ने फैसला लिया था कि सुधा सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। उच्च न्यायालय ने तो ये बोल दिया था कि दुर्घटना थी। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा हुआ कि सज़ा सुना दी। फिर क्या होता है कि अदालत ने लक्ष्मण और शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। ठीक है? कि उन्होंने बोला बात मिट्टी के तेल जलने से, स्टेव से जली थी। मिट्टी के तेल से मतलब उन्होंने दुर्घटना सिद्ध कर दिया। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, एक अगर बात करें, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से एक अपील दायर की, उसमें ये हुआ कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी। तो उसमें ये होता है कि उसके पति को छोड़ दिया जाता है, ठीक है? और बाकी सब पे मुकदमा हो जाता है, ठीक? तो ये बात है कि किस-किस लेवल पे अलग-अलग तरह से आप अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जा सकते हो कोर्ट में, ओके। जहाँ जो प्रूफ होगा, मतलब एक ही केस एक था, कहीं कुछ प्रूफ हुआ, कहीं कुछ प्रूफ हुआ, कहीं कुछ प्रूफ हुआ, है ना? ओके। तो अगर हम बात करें, अधीनस्थ अदालत के कई अलग-अलग नामों से संबंधित हैं। उन्हें ट्रायल कोर्ट या फिर जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाँ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी बुलाया जा सकता है, ठीक है? और ये इमेज है बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित जिला अदालत का चित्र है, जो कि सही से आया भी नहीं है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? तो देखिए, विधि क्या है, दहेज हत्या हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, या अपराध फौजदारी कानूनों का उल्लंघन है। फौजदारी और कानूनी अदालत हम पढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछी भी गई है आपकी। देखिए, फौजदारी अदालत की अगर हम बात करें तो ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है, फौजदारी अदालत, जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए फौजदारी अदालत में क्या क्या आता है, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या कर देना, ये फौजदारी अदालत में आता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सूचना या फिर रिपोर्ट, FIR सबसे पहले दर्ज कराई जाएगी फौजदारी अदालत में। इसके बाद पुलिस क्या करेगी, अपराध की जाँच करेगी, जाँच पड़ताल करेगी और अदालत में केस फाइल करती है, ठीक है। अगर व्यक्ति मान लीजिए दोषी पाया जाएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा और उस पर जुर्माना किया जाएगा। ये होता है फौजदारी अदालत में। दीवानी अदालत में क्या होता है, मान लीजिए जो व्यक्ति इससे संबंधित होगा उसके अधिकार का उल्लंघन या अवहेलना से होता है। मतलब किसी को लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ या उल्लंघन हुआ है, मेरे जो राइट्स हैं उसके खिलाफ कुछ हुआ है, तो वो दीवानी अदालत में जा सकता है। अब उसमें इसमें मुद्दे कौन कौन से होते हैं, ज़मीन की बिक्री को लेकर के, चीज़ की खरीदारी को लेकर के, किराया, तलाक आदि से संबंधित। और जो प्रभावित, मान लीजिए मैं प्रभावित हूँ, तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए, अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार जो है मकान को खाली करे और बकाया किराया चुका दे, ओके। ये वाली बात है। अब क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, इस पे कुछ डिस्कशन किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे कि सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक हैं देश के न्यायालय में की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक नागरिक क्या करता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। मगर इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब देखिए, सभी लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यायालय में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बार बार चक्कर लगाने होते हैं, हर्जा खर्चा जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो इसे करने से इनकार करते हैं। वो सोचते हैं कौन न्यायालय के, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। तो यही लिखा है, गरीबों के लिए अदालत जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप सभी को पता है, कोई केस होता है सालों साल चलता रहता है, पैसा, कागजी कार्रवाई, उतने पढ़े लिखे वो लोग नहीं होते, समय धन की उनकी हानि होती है, ठीक है।
इस वजह से गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे बोलते हैं, इसकी व्यवस्था की। इसमें क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय में किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका, मतलब ऐसा इंसान आपकी ओर से जनहित याचिका दायर कर, इसमें ये राइट दिया गया है कि ऐसे और लोगों के, मान लीजिए गांव में लोग हिचकिचाते हैं ऐसा काम करने से कि कौन याचिका दायर करेगा, अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों की ओर से ही जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये याचिका उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। न्यायालय में ने कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम से को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाई गई। बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का भी इस्तेमाल किया गया। ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं कि सरकार और सहायता प्राप्त स्कूल में बच्चों को क्या है कि दोपहर का भोजन, मिड डे मील के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसकी व्यवस्था में भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। ढाई और ढाई और क्या है, दाई लिखा है, सॉरी, दाई दाई और दिए गए चित्र में इसका विवरण है। देखिए, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव हो गया था। सरकार के जो सरकारी गोदाम थे उनमें अनाज भरे भरे पड़े थे, बट बहुत सारे गेहूं चूहे भी काट अ, चूहे भी चढ़ गए थे, है ना, चूहों की भी भेंट चढ़ गए थे। और इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL नामक एक संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि इस याचिका में ये बोला कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। यहाँ तो अकाल सूखा पड़ा है और सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं। तो राज्य ने इस दलील को गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इस आधार पर सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भोजन उपलब्ध कराया जाए। ये राज्य का अधिकार है, राज्य का अधिकार नहीं, ये राज्य का दायित्व है। ठीक है, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ये आदेश दिया कि वे रोजगार को बढ़ावा दे, रोजगार पैदा करें। राशन की सरकारी दुकानों के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसके जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर भोजन मुहैया कराएं। बच्चों को स्कूल में दोपहर में भोजन मिले, मिड डे मील। न्यायालय में ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। ये इन्होंने बताया गया है कि कौन जा सकता है कौन नहीं, ये हमने कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये दाईं ओर ये है, मिड डे मील का होगा। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। अनुच्छेद 11 की व्याख्या के बाद हम कह सकते हैं जीवन का अधिकार का में भोजन का अधिकार भी शामिल है। याद रखिएगा, भोजन का, स्वास्थ्य का, सब कुछ शामिल है। ठीक है, भोजन की योजना, मिड डे मील सही सभी लोगों को भोजन मुहैया कराना का आवश्यक कदम उठाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, बेदखल। देखिए, बेदखल करने का मतलब ये है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनको एक तरह से बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसले में झुग्गी वासियों को शहर में, मतलब पहले था कि झुग्गी झोपड़ियों वालों को मतलब ठीक है चीज़ें मिल रही थी, बट आज के टाइम पे हाल के फैसले जो लिए गए उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को घुसपैठियों की तरह देखा गया कि भाई ये घुसपैठी हैं। ठीक है,
तब फिर यहाँ पे बताया गया है ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर, इस मुकदमे में बताया गया है कि अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार हिस्सा बना लिया है। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, पढ़ने से पता चलता है कि जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर रखा जाए। ठीक है, जीवन का मतलब 21 के द्वारा जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखना नहीं, उससे कई ज़्यादा भी होता है। ओके, मतलब किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसकी आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसी ही बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों में यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे में लगे हैं, इसलिए वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास रहने का कोई और जगह नहीं, तो वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, वे अपने काम करने की जगह के आसपास ही पटरी या झुग्गियों में रहते हैं, इसलिए अगर उनकी पटरी या झुग्गियों को हटा दिया जाएगा, उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ताओं को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे, इससे उन्हें जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। ये बताया गया है, मतलब कि उनके ये अधिकार ना छीने जाएं, वो घुसपैठी नहीं है, जो अब समझ लिया गया है। वो रहने वाले वहीं पे काम करते तो वहीं झुग्गी झोपड़ी बना के वो रहते हैं ना। ये यहाँ पे कुछ पद दिए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए ना। नेक्स्ट ये देखिए दिया है इस चित्र में, एक बार इसे भी देख लीजिए। 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा में 43 मुसलमान के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसका कारण था 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मतलब कितना टाइम लगा दिया। मुकदमा अभी भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामले के मुकदमे चलाए गए हैं। ठीक है, गवाह, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था फौजीदारी दीवानी अदालत, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए। ठीक है, और ये आपकी मिड डे मील, ये वाली चीज़ जो बताई है। ठीक है, और PIL। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, यही कुछ इंपॉर्टेंट था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट भी किया। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मोटिवेशन लेवल एक बढ़ जाता है पढ़ाने का और गिर भी जाता है, ये वाली बात है ना। तो मैंने तो अपनी स्तर से बहुत मेहनत करके आपका कोर्स करवाया है, बट आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बट स्टिल मैं एक बच्चे के लिए भी पढ़ा रही हूँ और पढ़ा के कोर्स भी कंप्लीट करवा दूंगी, कोई बात नहीं। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू टिल देन, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।